हेलो फ्रेंड, एग्जाम जीके की चैनल पर आज से शुरू होने जा रहे हैं सीटेट के पास्ट पेपर सॉल्व की क्लासेस। इस क्लासेस में प्राथमिक स्तर के सभी पास्ट क्वेश्चन को सम्मिलित किए गए हैं और हम बारी बारी हर साल के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आज का हमारा सीटेट का पेपर 7 जुलाई 2024 का है। क्लासेस शुरू होने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको उपलब्ध हो। हम आज की शुरुआत सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब ए उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, बी गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती हैं, सी अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है और डी शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा बी, गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा है, अभिकथन ए शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण दिया गया है आर, संवेगक व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। सही विकल्प चुनें। ए बोथ ए एंड बी आर, ए और आर दोनों गलत हैं। बी ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। सी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। और डी ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर आएगा बी, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है? तो ए कहा है मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि उपलब्धि होती है। बी नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। सी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। या डी एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो इसमें आंसर रहेगा डी, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ए है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ना। बी शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। सी शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। या डी शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को जो या त्यों लागू करते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विकल्प ए में कहा गया है प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। बी प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। या सी प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। या डी प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का ए, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब नीचे ऑप्शन दिए हैं। ए कह रहा है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, बी कह रहा है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, सी कह रहा है संरक्षण और अमूर्त चिंतन, और डी कह रहा है नकल और प्रतिव्यक्तियां। तो इसमें आंसर आएगा ए, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। इसका आंसर रहेगा ए, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 कह रहा है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विकल्प ए, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प बी, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने से में सक्षम बनाना। विकल्प सी, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। और विकल्प डी, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर रहेगा विकल्प डी, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या की ब्लैंक का निर्धारण करती है। तो नीचे हमको क्रम में दिया है सेक्स, जेंडर या शैक्षणिक सफलता, और नीचे दिया है सीखने की शैली। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से हमको लगाना है। तो इसका आंसर रहेगा हम लोगों का सिर्फ सी, दूसरे नंबर का जेंडर। मतलब आनुवंशिकता की पूरी तरह से एक व्यक्ति के या की किसका निर्धारण करती है? जेंडर की। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो विकल्प ए, संज्ञात्मक परिवर्तन आता है। विकल्प बी, मात्रात्मक परिवर्तन आता है। विकल्प सी, गुणात्मक परिवर्तन आता है। या विकल्प डी, भावात्मक परिवर्तन आता है। तो इसका आंसर रहेगा बी, मात्रात्मक परिवर्तन आता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेव वायोवस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? विकल्प ए, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। विकल्प बी, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। विकल्प सी, आत्मवाक्र के प्रयोग द्वारा। या विकल्प डी, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो 10वें में आंसर आएगा विकल्प सी, आत्मवाक्र के प्रयोग द्वारा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प ए कह रहा है विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकल्प बी कह रहा है विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकल्प सी कह रहा है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। और विकल्प डी कह रहा है विकास विशिष्ट सामान्य की ओर बढ़ता है। तो इसका आंसर आएगा सी, विकास जो होता है चक्रीय तरीके से होता है और रैखिक नहीं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो विकल्प ए कहता है निर्देशित खोज करनी चाहिए। विकल्प बी, व्याख्यान विधि करनी चाहिए। विकल्प सी, वीडियो दिखाना चाहिए। या विकल्प डी, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा विकल्प ए, निर्देशित खोज करनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां कह रहा है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकलित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो विकल्प दिया हुआ है ए, जेंडर प्रारूप कहलाता है। विकल्प बी, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। या विकल्प सी, जेंडर भेदभाव कहलाता है। या विकल्प डी, जेंडर पहचान कहलाता है। तो 13वें का आंसर आएगा विकल्प बी, जेंडर
वादिता कहलाता है। चलिए अब चलते हैं विकल्प क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक समावेशी कक्षा में, फिर हम लोगों को आंसर देना है इसमें। विकल्प ए कह रहा है सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। विकल्प बी कह रहा है विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। विकल्प सी कह रहा है सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंचे और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। और विकल्प डी कह रहा है विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा विकल्प सी, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंचे हैं और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो विकल्प ए है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। विकल्प बी छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। विकल्प सी छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। और विकल्प डी छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा विकल्प सी। इसमें कहा जाता है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें कह रहा है कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। विकल्प इसमें दिया गया है विकल्प ए यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। विकल्प बी कह रहा है सामाजिक सरोकार और विवेक। और विकल्प सी कह रहा है नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। और विकल्प डी कह रहा है दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून। तो 16वें का आंसर होगा विकल्प नंबर सी। ये ए नहीं होगा, इसमें विकल्प नंबर सी, इसमें नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो विकल्प ए कह रहा है योग्यता का अभाव। विकल्प बी किस्मत। विकल्प सी कह रहा है कार्य कठिनाई। और विकल्प डी कह रहा है कोशिश की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा ए योग्यता का अभाव। योग्यता का अभाव। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है इसमें दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बढ़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। कारण है आर विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुने। तो विकल्प ए कह रहा है हम लोगों से ए और आर दोनों सही गलत है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और डी कह रहा है
कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें आंसर रहेगा आप लोगों का बी, ये बी आंसर रहेगा इसका, कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो विकल्प ए है यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। विकल्प बी है यह खुला प्रश्न है और कई स्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। विकल्प सी कह रहा है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। और विकल्प डी कह रहा है इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इसमें आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण उसमें दिया गया है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। सही विकल्प चुने। तो ए विकल्प है ए और आर दोनों गलत है। बी विकल्प कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। सी ए विकल्प कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और विकल्प नंबर डी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो विश क्वेश्चन में आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में भी हम लोगों को कारण ही दिया गया है, दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण। तो अभिकथन कह रहा है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। और कारण कह रहा है कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही विकल्प चुने। तो विकल्प ए है ए और आर दोनों गलत है। विकल्प बी है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर सी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और डी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर रहेगा विकल्प नंबर डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि विकल्प ए बुद्धि केवल प्रायोगात्मक अधिगम से संबंधित है। विकल्प बी सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। विकल्प सी अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। और विकल्प डी बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। तो 22 पे आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो विकल्प ए है विस्तृत दोहराव, विकल्प बी है रटने व दोहराव, विकल्प सी है स्मृति सहायक विधियां और विकल्प डी है संकल्पना चित्रण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा बी, रटने व दोहराव। इसमें रहेगा रटने व दोहराव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो इसमें विकल्प ए कह रहे हैं संकेत आधारित या छवि आधारित या क्रिया आधारित होता है। विकल्प बी क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। विकल्प सी छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। या
विकल्प डी संकेत आधारित, क्रिया आधारित या छवि आधारित। तो इसमें आंसर रहेगा हम लोगों का 24 में ए, नहीं 24 में बी, सॉरी। इसमें क्रिया आधारित भी रहेगा, छवि आधारित भी रहेगा और संकेत आधारित। ये लाइन टू लाइन पहले क्रिया आधारित होता है, फिर छवि आधारित और फिर संकेत आधारित। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। सही विकल्प सुनिश्चित करना है। तो इसमें विकल्प ए है, ए और आर दोनों गलत है। विकल्प बी है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। विकल्प सी, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और डी है सही, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो 25 में आंसर रहेगा बी, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो विकल्प ए है समायोजन को, विकल्प बी है अह केंद्रिता, विकल्प सी है वस्तु स्थायित्व और विकल्प डी है संरक्षण। तो 26 में आंसर रहेगा समायोजन। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। 27 कह रहा है ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधिनिष्ठ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण या समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है ब्लैंक कहलाती है। तो विकल्प नंबर ए कहा गया है संवेदनशील अवधि है, विकल्प बी निगमनात्मक अवधि है, विकल्प सी सहज काल है या विकल्प डी मूल काल है। तो इसमें आंसर रहेगा विकल्प ए संवेदनशील अवधि। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। दोहराव व बारंबारता किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो विकल्प ए है मस्तिष्क पक्षाघात की, विकल्प बी स्वलीन क्रम विकार की, विकल्प सी अधिगमनात्मक विकलांगता की या विकल्प डी ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा बी स्वलीन क्रम व विकार की। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो विकल्प ए है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, विकल्प सी वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो या विकल्प डी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। तो इसके अंदर आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प ए है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, विकल्प बी अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, विकल्प सी अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है या विकल्प डी अधिगम एक निष्क्रिय है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। तो विकल्प नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर रहेगा विकल्प नंबर ए अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया
आज का हमारा ये सेशन केवल CDPs बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से सब्जेक्ट का ही था, जिसमें हमने 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक किया। ऐसे भी आगे अच्छे क्वेश्चन और पास्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम आने वाले सभी पास्ट पेपर को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे और ऐसे ही मैराथन चलाते रहेंगे। थैंक यू।